इस वीडियो में बात करेंगे डेवलपमेंटल ऑफ सी अर्चिन। इन सभी पॉइंट्स पे जो है बात करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है स्पर्म का और एग का स्ट्रक्चर क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन के केस में होता है एक्रोजोमल रिएक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द स्पर्म टू द एग। और यहाँ पे फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी की भी बात करेंगे। इनिशियल डेवलपमेंट एंड टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज, स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर सेल्स एंड एक्सपेरिमेंटल केसेस, इन सभी पॉइंट्स पे जो है सी अर्चिन के डेवलपमेंट में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्बेसिया पेंचुलाटा जो है ये सी अर्चिन है और ये मेराइन होता है, इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, ये ड्यूट्रोस्टोम होते हैं, ये स्पर्म होता है और एग होता है। एक आउटलाइन समझ लेते हैं। एग जो है स्पर्म से काफ़ी लार्ज होता है, तो बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं सी वाटर में और ये एग बहुत सारे होते हैं। तो इनका फर्टिलाइजेशन जब होगा तो डिप्लॉइड टू एन कंडीशन में जाइगोट बनता, एक सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता। ये फर्दर जो है इसमें क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज होगा तो 2 सेल स्टेज, उसके बाद सेकेंड क्लीवेज होगा तो 4 सेल स्टेज, फिर 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32। इस तरीके से सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 60, 120 तरीके से नंबर इंक्रीज होते चलेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन 32 के बाद ये 60 सेल आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करता। इसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 64 की जगह पे हमने 60 ही लिखा है और फिर ये सेल डबल होते हैं, 120 होते हैं। तो जो ये स्टेज है, ये स्टेज रिप्रेजेंट करता है मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज, ये स्टेज होता है ब्लास्टुला। जो मरूला स्टेज होता है यहाँ पे इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं, कोई कैविटी नज़र नहीं आता। लेकिन जब ब्लास्टुला स्टेज की बात करेंगे तो ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोडर्म लेयर होगा और सेंटर में आपको कैविटी नज़र आता है। इसके बाद जो है मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, सेल्स का मूवमेंट होगा, तो स्टेज आएगा गैस्टुला। तो यानी कि ब्लास्टुला में जब मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, सेल मूव करेंगे, तब गैस्टुलेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। और उसके बाद गैस्टुला स्ट्रक्चर आएगा। गैस्टुला आप देखोगे तो उसमें मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैविटी बन रहा, यही फ्यूचर में चल के गट बनेगा। इस कैविटी को आर्केंथिरॉन कैविटी बोलते हैं, आर्केंथिरॉन कैविटी। और ये जो आप यहाँ पे एक जो पोर नज़र आ रहा है, ये इस पोर को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और यही पोर आगे चल के एनस का फॉर्मेशन करेगा। और जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ड्यूट्रोस्टोम। और अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोस्टोम। हम आपको बता दें इकाइनोडर्मेट्स से लेकर आगे मैमल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ड्यूट्रोस्टोम होते हैं। ये आर्केंटिरॉन आगे चल के गट बनेगा। एक टाइम आएगा जब ये मूव करते करते एक एंड पे ओपन होगा और वो माउथ बनेगा। इसके बाद इसमें फर्दर ग्रोथ होगा, गैस्ट्रुलेशन के बाद ग्रोथ होगा तो प्लूटियस लार्वा आएगा। प्लूटियस लार्वल स्टेज है। फिर ये लार्वा कुछ टाइम तक परसिस्ट करेगा, फिर इसमें फर्दर जो है डेवलपमेंट होगा। लार्वा में मेटामार्फोसिस होगा। मेटामार्फोसिस होने के बाद लार्वा चेंज हो जाएगा जुवेनाइल सी अर्चिन एंड फर्दर जो है इसका डेवलपमेंट होगा, सी अर्चिन मिलेगा। स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से आपको ये आपका एक्रोजोम है और इसमें एक्रोजोमल कंटेंट है, एक्रोजोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें यहाँ प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग, ये मेम्ब्रेन है
ये जो है ग्लोबुलर एक्टिन है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ सेंट्रियोल होगा। ये आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म का। उसके बाद एक्रोजोम, ये आपका बाइंडिंग प्रेजेंट होता है एक्रोजोम मेम्ब्रेन पे। बाइंडिंग इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन प्रेजेंट है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ पे आप देखोगे सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से कॉन्टिन्यूस यहाँ पे आपका फ्लैजिलम है ये, और इस जगह पे माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होगा, ये फ्लैजिलम है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ज़रूरी है तभी आपको फर्टिलाइजेशन प्रॉपर वे में समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि एग का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है एग के पास। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एग का, और ये साइटोसोलिक कंटेंट है। साइटोसोलिक कंटेंट है और इसमें मैटरनल मैसेंजर है, mRNA होता है, बीटा कैटनिन फॉर्मिंग mRNA है। अदर जो है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, तो सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है। इस मेम्ब्रेन के बाहर आप एक और मेम्ब्रेन देखते हैं जो कि वेटिलाइन मेम्ब्रेन होता है, और वेटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर ये कोट होता है, और इस कोट को बोलते हैं जेली कोट। अब होता क्या है कि ये जो जेली कोट है ये सिक्रीट करते हैं रिसेक्ट को। रिसेक्ट एक जो है सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, और रिसेक्ट 14 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का है। ये एक शॉर्ट पेप्टाइड है। रिसेक्ट जो सिक्रेट कर रही है, ये रिसेक्ट जाके इंटरेक्ट करेगा इस स्पर्म से। स्पर्म के टेल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर रिसेक्ट के लिए, और वहाँ पे जाके रिसेक्ट बाइंड करेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हो कीमोटैक्सिस हेल्प्स इन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। तो जब इस तरीके से स्पर्म यहाँ पे बहुत सारे रिलीज हो गए और एग भी यहाँ पे है, तो स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि इधर एग की तरफ जाना है? तो इसलिए एग यहाँ से सिक्रीट करते हैं रिसेक्ट, जो कि 14 अमाइनो एसिड रेसिड्यू का एक शॉर्ट पेप्टाइड है, और ये कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल होता है जो कि एग जेली लेयर जो है सिक्रीट करते हैं। और ये रिसेक्ट जाके बाइंड करेगा किससे? रिसेप्टर ग्वानाइलिल साइक्लेज। और रिसेप्टर ग्वानाइलिल साइक्लेज ये साइटोसोलिक साइड में जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में चेंज करेगा। जब साइक्लिक जीएमपी में चेंज करेंगे तो ये साइक्लिक जीएमपी फर्दर जाके एक्टिवेट करेंगे कैल्शियम आयन चैनल को, और जिससे कैल्शियम आयन का मेम्ब्रेन के इनसाइड इन्फ्लक्स होगा। तो फिर स्पर्म इस तरीके से कीमोटैक्सिस की वजह से आप देख रहे हो कि वो एग की तरफ मूव कर रहे हैं और एग से जाके इंटरेक्ट करेंगे। तो सी वाटर में रिलीज करते हैं रिसेक्ट को, जो कि 14 अमाइनो एसिड रेसिड्यू है, जो जाके आरजीसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पे? ये स्पर्म का मेम्ब्रेन है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कीमोटैक्सिस या कीमोट्रॉपिक या कीमोट्रॉफ, इनमें डिफरेंस क्या होता है। लाइट को एज अ स्टिमुलस मान के चलते हैं तो एक टर्म होता है फोटोटैक्सिस। अगर लाइट जो है स्टिमुलस हो तो फोटोटैक्सिस होता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे केमिकल एक स्टिमुलस है तो कीमोटैक्सिस हो रहा है। एक टर्म होता है फोटोट्रॉपिक, और एक टर्म होता है फोटोट्रॉफ या फोटोट्रॉफिक। तो देखो जो फोटोटैक्सिस होता है, यहाँ पे जैसे मान लो ये स्पर्म है, तो अगर लाइट के प्रेजेंस में स्पर्म जो है मूव कर रहा है, वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर रहा है, तो ये फोटोटैक्टिक रिस्पॉन्स होता है। या अगर केमिकल के प्रेजेंस में कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर रहा है, तो वो कीमोटैक्सिस होता है। और फोटोट्रॉपिक क्या होता है? फोटोट्रॉपिक, सपोज ये जो है मैंने एक ग्रास बनाया, और ये ग्रास का टिप है, और यहाँ एक डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, और उस डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ अगर ये शूट टिप जो है बेंड कर जाए,
तो ये जो मूवमेंट होगा ये इरिवर्सिबल ग्रोथ होने की वजह से जो है मूवमेंट होता है शूट टिप का टूवर्ड्स द लाइट, तो ये होता है फोटोट्रॉपिक। और जो फिनोमिनन होता है उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और फोटोट्रॉप तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं फोटोट्रॉपिक होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। एक्रोजोमल रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन तभी होगा जब स्पर्म और एग जेली इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन के बाद क्या होगा कि जो एक्रोजोमल वेस्किल है वो रप्चर कर जाएगा। अब जो रप्चर करेगा वेस्किल उससे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कि डाइजेस्ट करेंगे जेली लेयर को। तो ये जो जेली लेयर है, जेली लेयर आउटर लेयर होता, और स्पर्म जाके यहाँ से इंटरेक्ट करेगा। स्पर्म जब इंटरेक्ट करेगा तो ये जो कंटेंट है, एक्रोजोमल कंटेंट है, ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद एक्रोजोमल प्रोसेस एडहियर्स टू द वेटिलाइन इनवेलप, और फिर वेटिलाइन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइजेशन होगा। अब ये आप देख रहे हो ये जो एक्रोजोमल कंटेंट है, जब ये मेम्ब्रेन रप्चर करेगा तो सारे कंटेंट रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है, ये ग्लोबुलर एक्टिन अब पॉलीमराइज होगा। जब ये पॉलीमराइज होगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ते बढ़ते ये देखो एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट बन गया। और जो ये मेम्ब्रेन थे, ये मेम्ब्रेन के इसी के जो है चारों तरफ से इस तरीके से कवर किए हुए हैं ये हैं। तो यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एक्टिन माइक्रोफिलामेंट ये प्रोसेस हो चुका। ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या कर रहे हैं, इनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, जेली लेयर को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये आपका एक्रोजोम था, और ये इतना जो है जेली लेयर है। जेली लेयर जो है, जेली लेयर से एक्रोजोम यहाँ पे स्पर्म इंटरेक्ट करेगा तो एक्रोजोमल कंटेंट ये देख रहे हैं, एक्रोजोमल कंटेंट रिलीज होंगे। एक्रोजोमल कंटेंट जब यहाँ रिलीज होंगे तो जेली लेयर डाइजेस्ट होंगे। और जेली लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पर्म नहीं, बहुत सारे स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके जेली लेयर डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट जो प्रोसेस हो रहा है। जब एक्टिन फिलामेंट प्रोसेस होगा तो इसके सरफेस पे इस तरीके से मेम्ब्रेन पे बाइंडिन, ये बाइंडिन है, बाइंडिन एक्सप्रेस हो रहा है। और बाइंडिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो इस वेटिलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो बाइंडिन रिसेप्टर है वो वेटिलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ध्यान में रखना। और ये आपका एग का मेम्ब्रेन है और ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन है। और एग मेम्ब्रेन और वेटिलाइन मेम्ब्रेन में इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऊलेमा बोल सकते हैं, इनके बीच में प्रोटीन्स का इंटरेक्शन होता है, और जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज पे ही वेटिलाइन मेम्ब्रेन होता है। और यही वेटिलाइन मेम्ब्रेन में ही यहाँ पे सरफेस पे एक्सप्रेस करते हैं बाइंडिन रिसेप्टर। तो ये जो बाइंडिन है स्पर्म का, वो इस रिसेप्टर से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये बाइंडिन अपने बाइंडिन रिसेप्टर से जब यहाँ पे इंटरेक्शन बनाएंगे, उसके बाद ये जो एक्टिन फिलामेंट थे ये प्रोसेस होके पेनिट्रेट करेंगे और यहाँ पे रीजन को डाइजेस्ट करेंगे। बाइंडिन रिसेप्टर के साथ ही साथ और भी चीज़ें यहाँ पे डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट होने के बाद फर्दर जो है मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा, स्पर्म और एग मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा, और जो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वो रिलीज होगा, यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन है, ये सेल है, जैसे ये सेल है और सेल में ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और बाहर ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन है। अब ये जो साइटोसॉल आप देख रहे हैं, साइटोसॉल ये है, इस साइटोसॉल के कॉर्टिकल रीजन में, सेल के कॉर्टिकल रीजन में ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। जैसे ही एक स्पर्म मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है, तो एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज ना करें, तो उस केस में पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और एक होता है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगता है, जिसकी वजह से इनसाइड मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज आएगा। और बाहर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फर्दर जो स्पर्म है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होगी, डीपोलराइजेशन कंडीशन हो जाता है। जब ये पहला स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है तो उस केस में मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है अबाउट
-70 मिलीवोल्ट जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन किए तो ये अबाउट जो है +30 मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो गया। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स यहाँ पे हो रहा, और जिसकी वजह से फर्दर अब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो है यहाँ पे और डीपोलराइजेशन होना, यही होता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज करते हैं, जब ये फ्यूज करेंगे तो इनके कंटेंट यहाँ रिलीज होंगे, और जब कंटेंट रिलीज होंगे तो ये वेटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो आप प्रोटीन्स देख रहे हैं, जो इंटरेक्शन बनाए, उनको ये डाइजेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। वेटिलाइन मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल अलग होने लगता है। तो आप देखोगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बाहर वेटिलाइन मेम्ब्रेन इस तरीके से जो है अलग हो जाता है। अब बाहर जो स्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब स्पर्म अब इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज करते हैं, जो कंटेंट रिलीज होते हैं, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वाटर यहाँ बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो यहाँ वाटर अकोमुलेट हो जाते हैं, और फर्दर ये फिर 2n कंडीशन होगा, फिर ये 1 से 2 सेल, और इस तरीके से सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं। फास्ट एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी जब स्पर्म बाइंड करेगा एंड एग मेम्ब्रेन फ्यूज करेंगे, तो उस केस में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। जब सोडियम आयन इन्फ्लक्स करेगा, मेम्ब्रेन है, लेकिन जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम आयन जब बहुत ज़्यादा एंट्री करेंगे, तो नेट इनसाइड प्लस चार्ज होने लगेगा और बाहर माइनस। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, अब ये डीपोलराइज्ड हो गया। पहले -70 मिलीवोल्ट था, अब क्या हो गया, ये +30 तक पहुंच गया डीपोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, -70 मिलीवोल्ट टू +30 मिलीवोल्ट तक जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये चेंज होता है, और जिसकी वजह से जब बाहर नेगेटिव चार्ज होगा, अब यहाँ पे अदर स्पर्म आके फ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होता है। काफ़ी क्विक प्रोसेस होता है, इसलिए इसको फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। सेकंड क्या होता है कि जब मेम्ब्रेन, जब फर्स्ट स्पर्म जो है इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन से, तो उस दौरान कुछ काइनेज जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और फर्दर वो काइनेज एक्टिवेट करते हैं फास्फोलाइपेज सी को। फास्फोलाइपेज सी के बारे में जीपीसीआर सिग्नलिंग में डिटेल्स में हम लोग बात किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो फास्फोलाइपेज सी होते हैं, ये PIP2 को क्लीव करते हैं, और जब PIP2 क्लीव करेंगे, PIP2 बेसिकली एक फास्फोलिपिड होता है, तो फास्फोलिपिड में PIP2 को जब क्लीव करते हैं, तो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसाइल चेन अटैच होता है, और जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था, वो फॉस्फेट अब जो है इनोसिटॉल के पास पहुंच गया, इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। IP3 जाके अपने कैल्शियम आयन चैनल से बाइंड करेगा। ये एक हमने SCR बनाया, और SCR के इनसाइड कैल्शियम आयन बहुत हाई होता है। जैसे ही IP3 इस रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा, तो ये रिसेप्टर बेसिकली कैल्शियम आयन चैनल है, ये ओपन होगा, वो कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा बाहर मूव करने लगेगा। तो IP3 इस तरीके से कैल्शियम आयन को रिलीज कराता है, और डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये दोनों सेकेंडरी मैसेंजर हैं, ये फर्दर एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को, जो कि सोडियम और H+ एक्सचेंजर को एक्टिवेट करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये सेल है, ये एक सेल है, फर्टिलाइज्ड एग का सेल है, सोडियम H+ एक्सचेंजर में होगा क्या कि H+ को बाहर मूव करेंगे, और सोडियम आयन को इनसाइड। तो जब H+ बाहर जाएगा, तो यहाँ H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि pH यहाँ पे क्या हो रहा है, एग के साइटोसॉल में इंक्रीज हो रहा है, और स्लाइटली हाई pH पे, स्लाइटली मोर देन 7 pH पे DNA का रेप्लिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि DNA न्यूक्लियस में होता है, और उस दौरान जो है pH वहाँ का हाई होना चाहिए, ताकि DNA रेप्लिकेट कर सके। तो इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर pH, इसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन एंड साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ऑफ मार्फोजेनेटिक मटेरियल्स। तो मार्फोजेनेटिक मटेरियल्स जो मार्फोजेनेसिस करेंगे, जो फर्दर आगे डेवलपमेंट करेंगे, उन सभी का जो है मूवमेंट स्टार्ट होगा। कैल्शियम आयन जो है क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्जोसाइटोसिस करेंगे। तो अभी हमने बताया कि जब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन से, जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आके मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, तो इनके कंटेंट यहाँ रिलीज होंगे,
जो कि इंटरेक्शन है मेम्ब्रेन और वेटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में, जो उनको डिसरप्ट करेंगे, ताकि जो है अदर जो है स्पर्म आके इंटरेक्ट ना कर जाए। इस तरीके से ये वेटिलाइन इन्वेलप बाहर इस तरीके से सेपरेट हो जाता है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनसाइड का ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब बाद में ये सेल डिवाइड करते करते जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जहाँ पे एक सीलोम कैविटी मिलेगी, उसके बाद ये रप्चर करता है, तो इसके बाद ये निकल के आता है बाहर। इसी प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ एन ए डी प्लस काइनेज अगर एक्टिवेट होंगे तो काइनेज क्या करता है? फास्फोराइलेशन करता है, यानी कि फास्फेट को हम कहाँ पे अटैच कर देंगे? एन ए डी प्लस पे। तो एन ए डी किस में चेंज हो जाएगा? एन ए डी पी प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन के बायोसिंथेसिस में, क्योंकि मेम्ब्रेन अब बनना चाहिए, क्योंकि एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल तो बन रहे हैं, तो मेम्ब्रेन भी वहाँ पे बनना चाहिए। डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मैप काइनेज। तो देखो, जो साइक्लिन होते हैं, मैप काइनेज होते हैं, जो कि मियोसिस को रन करा रहे थे, अब मियोसिस स्टॉप होगा, क्योंकि एग जो है मियोसिस के थ्रू बना होगा, लेकिन अब 2n कंडीशन डिप्लॉयड जाइगोट हो गया है। अब यहाँ पे क्लीवेज होगा। अब एक एक सेल जो है यहाँ जो है माइटोटिकली डिवाइड करेंगे। देखो डिफरेंस क्या होता है। एक टर्म होता है कि माइटोसिस और एक क्लीवेज, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है या सिमिलर है? तो इनिशियल जब 2n कंडीशन जाइगोट होता है, इनिशियल डेवलपमेंट में आप देखोगे कि जाइगोट का साइज जो है इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि जो सेल आते हैं वहाँ पे सेल के साइज जैसे जैसे डिवाइड होते हैं वैसे वैसे सेल के साइज रिड्यूस होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो साइज होता है एम्ब्रियो का जो साइज होता है, ये सपोज मान लो कि एक्स एन एम है, तो लगभग ब्लास्टुला स्टेज तक जो है एक्स एन एम ही होगा। स्लाइटली डिफरेंस रहता है, लेकिन साइज सेम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियल डेवलपमेंट में G1 और G2 फेज अब्सेंट होते हैं, केवल जो है एस फेज होगा और एम फेज होगा। अब ऐसा क्यों? एस फेज इसलिए क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करना है, और एम फेज इसलिए क्योंकि एक सेल से दो सेल बनना है। लेकिन G1 और G2 क्यों नहीं? देखो, G1 और G2 फेज इसलिए होते हैं कि जो ये फर्स्ट गैप फेज या ग्रोथ फेज, अगर ये अब्सेंट होगा तो सेल का ग्रोथ नहीं होगा। और इस फेज में वो सभी प्रोसेस होते हैं जो एस फेज को रन कराने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और G2 फेज में वो सभी प्रोटीन या चीज़ें बनेंगे जो एम फेज को रन कराने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो होता क्या है कि एग साइटोसॉल काफ़ी लार्ज होता है, स्पर्म से तो काफ़ी लार्ज होता है, और एग साइटोसॉल वो सभी कंटेंट और मटेरियल्स और एमआरएनएज कंटेन करते हैं जो G1 और एस फेज के होते हैं। तो इनिशियल डेवलपमेंट जो है ये साइटोप्लाज्मिक कंट्रोल में होता है, और न्यूक्लियर जो है पैसिव रहता है, न्यूक्लियर एक्टिव नहीं रहता। न्यूक्लियस में जो भी जीन्स हैं, बाद में जब मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होना होगा, तब न्यूक्लियस में जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और बहुत सारे फैक्टर्स बनेंगे और मार्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा। इस तरीके से आप देखते हो। तब जब G1 और G2 फेज नहीं होगा तो उसको हम क्लीवेज टर्म यूज करते हैं, हालांकि एक माइटोसिस ही होता है। लेकिन अगर G1 एस G2 सभी फेजेज होते हैं, सेल साइकिल में एम भी है, तो उसको हम सिंपली माइटोसिस बोलते हैं। जब जो है सी अर्चिन का एग फर्टिलाइज करता है, तो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में क्या चेंज आते हैं? तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन का सीन है। यहाँ पे लगभग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है नेगेटिव है। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि -70 मिली वोल्ट है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ। इस पॉइंट पे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इस तरीके से पेश किया यहाँ तक, ये लगभग जो है +30 मिली वोल्ट तक जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल राइज किया है। उसके बाद ये कांस्टेंट है, आप देख रहे हो कि आगे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक कांस्टेंट है, फिर धीरे धीरे मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से रिटर्न होकर आपस में आएगा, वापस से रेस्टिंग स्टेट में आएगा। देखो, इसके बाद जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इनिशियल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज कैसा होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ माइक्रोमियर्स एंड कुछ एक्सपेरिमेंटल केसेस हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।